इंदिरा, ये मूवी एक एक्स इंस्पेक्टर की कहानी है जो शॉकिंगली अंधा हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी वाइफ का भी कोई कत्ल कर देता है। इसमें उसका साथ पुलिस भी नहीं दे रही होती है, इसलिए वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। अब देखना यह होगा कि वो अंधा होने के बावजूद कैसे अपनी पत्नी के कातिल को पकड़ेगा। मूवी की शुरुआत इंदिरा से होती है जो सो रहा होता है। तभी उसे किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। साथ ही ऐसा लगता है कि उसके घर का सामान कोई बहुत गंदे तरीके से फेंक रहा है। इसीलिए इंदिरा उठकर अपने बेड से बाहर आता है। जब वह बाहर आता है तो देखता है कि नीचे फर्श पर एक बॉडी पड़ी हुई है। जब वह बॉडी पलटता है तो वह उसी की बॉडी होती है, जिसे देखकर इंदिरा चौंक जाता है। तभी कोई इंदिरा को पीछे से चाकू मार देता है। अब वह भी नीचे गिर जाता है। फिर अचानक से इंदिरा की नींद खुल जाती है और अभी तक जो भी हुआ वह एक सपना ही था। इंदिरा तिरुवनमयूर में इंस्पेक्टर था, जिसे हाई कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वह बहुत ज्यादा दारू पीकर पुलिस की गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते रास्ते में ठोक दिया था। इसीलिए अब उसका डेली रूटीन बन गया था, सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाना, फिर ब्रेकफास्ट करते समय अपनी वाइफ कायल से बात करने की कोशिश करना। लेकिन उसकी वाइफ उसे बात नहीं करती थी और हमेशा उसे इग्नोर करती थी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था, जिसका खुलासा आगे चलकर होगा। बाद में अपनी कायल को उसके ऑफिस छोड़ने के बाद वह कमिश्नर के पास पहुंच जाता था अपनी रिजॉइनिंग की बात करने के लिए। लेकिन कमिश्नर उसे मिलना ही नहीं चाहता था, हमेशा उसे बाहर वेट करने के लिए बैठा देता था। इससे परेशान और गुस्सा होकर इंदिरा रोज बार में जाकर खूब दारू पीता था और घर में आकर चुपचाप सो जाता था। यही उसका डेली रूटीन चलता रहता था। लेकिन एक रात जब इंदिरा बहुत ज्यादा पीकर अगले दिन उठता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि उसे दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है। डॉक्टर इंदिरा को चेक करने के बाद शॉक हो जाते हैं कि कैसे अचानक से उसकी ऑप्टिकल नर्व डैमेज हो गई, जिसकी वजह से उसे दिखना बंद हो गया है। डॉक्टर बताते हैं कि या तो यह हेरिडिटरी प्रॉब्लम है या फिर एक्सेसिव अल्कोहल लेने की वजह से हुआ है। इसीलिए अब उसे वापस रोशनी मिलना बहुत मुश्किल है, अनलेस कोई डोनर मिल जाए जो उसे कॉर्निया डोनेट कर दे। डॉक्टर उसे 1 साल तक वेट करने के लिए कहते हैं कि जब तक कोई डोनर नहीं मिल जाता तब तक उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब इस हालत में इंदिरा की आंख कायल बनती है। इंदिरा अपने आप चल नहीं पाता था, पर कायल उसे संभालने की कोशिश करती थी। लेकिन इंदिरा अब उससे भी गुस्सा था, इसीलिए वह उसका सपोर्ट भी नहीं लेता था। इससे कायल भी बहुत नाराज और अपसेट हो जाती थी। इंदिरा किसी तरह सहारा लेकर अपने रूम में पहुंच जाता है। अब सीन एक सिनेमा हॉल में शिफ्ट होता है, जहां पर अभी मूवी देख रहा होता है, लेकिन उसके पीछे बैठे कपल बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे थे। आदमी औरत से कह रहा था, मुझे टच करने दो, मैं तुम्हें मूवी देखने के लिए थोड़ी लाया हूं। इसकी वजह से दोनों कपल के बीच बहस शुरू हो जाती है। अभी को मूवी देखते देखते इतना इरिटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस वजह से उसका हाथ बहुत ज्यादा कांपने लगता है। वो अपना हाथ रोकने की कोशिश करता है, तभी वह कपल उठकर वहां से चले जाते हैं। अभी भी रिलैक्स फील करता है और वापस मूवी देखने लगता है। तभी एक फोन बजने लगता है जो वही कपल छोड़कर चले गए थे। अभी अपनी सीट से उठता है और वह फोन लेकर उस जगह जाता है जहां वह आदमी पेशाब कर रहा होता है। वहां वह फोन फेंक देता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। कुछ देर में अभी उसे मारकर खत्म कर देता है। अगले दिन उसका काटा हुआ हाथ एक पब्लिक बस से मिलता है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्पेक्टर नागेंद्र को अपॉइंट किया जाता है। नागेंद्र को टॉयलेट के पास 2 लड़के मिलते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने किसी मोटे आदमी को देखा था जो चश्मा लगाए हुए था। जब वे टॉयलेट के अंदर आ रहे थे तब वह बाहर निकल रहा था। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी, क्योंकि वे पिए हुए थे और उन्हें उस आदमी का चेहरा अच्छे से याद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा बैठकर उस इंसिडेंट के बारे में याद करने लगता है जो उसने पीकर किया था। उस एक्सीडेंट की आवाज उसके कानों में जोर जोर से गूंज रही थी, जिससे इंदिरा बहुत परेशान हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। इसे सुनकर कायल भी रूम में आ जाती है। इंदिरा कायल के आने पर कहता है, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत सारी अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। इंदिरा का यह बिहेवियर देखकर कायल उसे काम करने की कोशिश करती है और कहती है, अब हम फिर से नई शुरुआत करते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। यहाँ दोनों अपनी अपनी पास्ट की गलतियों को मानते हैं। कायल इंदिरा से कहती है, हम अब खुशहाल जिंदगी जिएंगे, मुझे सब ठीक करने का मौका दो। इंदिरा मान जाता है और अब इंदिरा और कायल दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। अब कायल इंदिरा से बात भी करती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। दोनों की लव लाइफ वापस शुरू होने लगती है। अब सीन 3 साल पहले शिफ्ट होता है। इंदिरा और कायल एक बार में मिले थे, जहां इंदिरा कायल को देखते ही पहचान जाता है कि यह उसकी स्कूल की फ्रेंड है जिसे उसने प्रपोज किया था। इसलिए वह कायल से जाकर बात करने की कोशिश करता है और दोनों के बीच इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। अब वे रोज मिलने लग जाते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। इंदिरा कायल को अपने साथ रखने के लिए एक घर भी ले लेता है जो उसने अपने पापा के इंश्योरेंस और कुछ लोन लेकर लिया था। इसके बाद कुछ दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं और खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां इंदिरा का डिपार्टमेंट उसे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का नोटिस भेज देता है। देर रात विद्या नाम की लड़की अपनी फ्रेंड शालिनी से बात करते हुए रास्ते से जा रही थी। उसे कैब नहीं मिल रही थी तो वह लोकल ट्रेन से घर जाने का फैसला करती है। जब वह रास्ते से जा रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह आसपास देखने की कोशिश करती है तो चारों तरफ की लाइट चली जाती है। अगले दिन उसकी बॉडी फोरेंसिक लैब में हमें दिखती है। विद्या को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे सिनेमा वाले आदमी को मारा गया था। डॉक्टर बताते हैं कि जो भी मर्डर कर रहा है वह मेंटली स्टेबल नहीं है। अब सवाल यह था कि जो भी ये मर्डर कर रहा है वह विक्टिम के हाथ काट कर पब्लिक में क्यों डिस्प्ले कर रहा है, वह करना क्या चाहता है।
फोरेंसिक डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि वे लोग किसी सीरियल किलर के साथ डील कर रहे हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, पहले जो अपने ओन सेटिस्फैक्शन के लिए सीक्रेटली करते हैं और दूसरे जो पब्लिक के अटेंशन के लिए करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उनके बारे में पब्लिक बातें करती है। ये जो केस है वह सेकंड टाइप का है, जो पब्लिक अटेंशन चाहता है, इसलिए वह हाथ काट कर पब्लिक में शो कर रहा है। नागेंद्र और उसकी टीम को किसी भी तरह अगली किलिंग को रोकना होगा। वहीं जब इन मर्डर्स की न्यूज टीवी पर चल रही होती है तो इसे देखकर अभी को बहुत खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा से कायल पूछती है, तुम्हें बारिश क्यों पसंद नहीं है? इंदिरा बताता है कि जब भी बारिश हुई है उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। पहले उसने अपनी माँ को खोया और फिर अपने पापा को। कायल इस सुपरस्टिशियस बिलीफ से इंदिरा को दूर करना चाहती थी, इसीलिए वह कहती है आज बारिश का मौसम लग रहा है, हमें बाहर चलना चाहिए। लेकिन इंदिरा बाहर जाने से मना कर देता है। कायल फिर बेबी करने की बात करती है, पर इंदिरा इस बात के लिए भी इनकार कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी तो कायल उसका ख्याल रख रही है और अगर बच्चा हो गया तो कायल के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। लेकिन कायल कहती है मैं सब मैनेज कर लूंगी। इसके बाद दोनों क्लोज होने लग जाते हैं। फिर देर रात जब कायल घर के काम कर रही होती है तब अचानक घर की लाइट ऑफ हो जाती है और कायल को लगता है कि उसके पास कोई मौजूद है, इसीलिए कायल सारी खिड़कियां बंद कर देती है और बहुत डर जाती है। जब इंदिरा अपने बेड के आसपास हाथ मारता है और पता चलता है कि कायल नहीं है तो वह बहुत डर जाता है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि कोई ना कोई है। घर से बहुत ज्यादा आवाजें भी आ रही थी। जब इंदिरा उठता है तब भी घर में प्लेटों के गिरने की आवाज आ रही थी। वह कायल कायल चिल्ला रहा था पर कायल का कोई जवाब नहीं आता, इसीलिए इंदिरा भी अपने रूम से बाहर किसी तरह इधर उधर हाथ मारते मारते पहुंच जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कायल की बॉडी लटकी हुई है। इंदिरा का रोते रोते बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगली सुबह पुलिस और फोरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। उन्हें कायल की बॉडी भी वैसे ही मिलती है जैसे अब तक सारी बॉडीज मिली थी, यानी उसका भी एक हाथ नहीं था। पुलिस इंदिरा के पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करती है। पड़ोसी बताते हैं कि वे लोग बहुत चुपचाप रहने वाले लोग थे, वे न किसी से मिलते थे न कभी बात करते थे। कुछ पड़ोसी बताते हैं कि इंदिरा की वाइफ कायल इंदिरा के दारू सिगरेट पीने से बहुत परेशान रहती थी। सबको लगता था कि उनके बीच कोई पर्सनल रीजन था। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि सोसाइटी में एक ब्लाइंड स्पॉट है और उसी जगह से कोई इंदिरा के घर में जा सकता था। नगेंद्रा इंदिरा से बात करने के लिए उसे बुलाता है। वहीं काली इंदिरा का दोस्त अपने सीनियर को बताता है कि वे बहुत अच्छे लोग हैं और हाल ही में इंदिरा की आंखें चली गई हैं। नगेंद्रा काली पर गुस्सा होकर कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि इंदिरा ने यह सब नहीं किया? काली चुप हो जाता है और उसे चुपचाप ले आने के लिए तैयार हो जाता है। नगेंद्रा बहुत रूडली इंदिरा से बात करता है क्योंकि अब तक 3 मर्डर्स हो चुके थे और उनके हाथ सिर्फ इंदिरा ही विटनेस के तौर पर था। लेकिन इसमें इंदिरा की भी क्या गलती, वह देख नहीं सकता तो वह क्या बताएगा कि रात को क्या हुआ। इंदिरा को बहुत अफसोस होता है कि वह घर पर ही था लेकिन अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। अब काली एक सच्चे दोस्त की तरह इंदिरा के साथ रहता है। अगले दिन ही कायल की बॉडी क्रिमेटेड कर दी जाती है। इंदिरा बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगता है। जब काली उससे मिलने आता है तो इंदिरा उसे बताता है, मुझे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुद करना चाहता हूँ। काली उसे समझाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर हम करेंगे तो बहुत गंदे तरीके से फंस जाएंगे। ऊपर से नगेंद्रा भी बहुत रूड है। इंदिरा के समझाने के बाद काली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सारी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स किसी न किसी तरीके से जुगाड़ कर लेता है। अब काली इंदिरा को उन लोकेशंस पर ले जाता है जहां जहां मर्डर्स हुए थे। वहां जाकर इंदिरा अपने बाकी 4 सेंसेस का यूज करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। पहला मर्डर गंधी नाम के लड़के का हुआ था जो एक बिजनेस वुमन के साथ मूवी देखने आया था। इंदिरा उस औरत से जाकर बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वहीं अभी अब चौथा मर्डर भी एक लड़की का उसी तरह कर देता है। इंदिरा दूसरी लड़की विद्या की फ्रेंड शालिनी से जाकर मिलता है। शालिनी उसे उस रात की सारी बात बताती है और एक स्ट्रेंज चीज बताती है कि एक हफ्ते पहले वे लोग मेट्रो में जा रहे थे जहां एक मोटा चश्मा लगाए हुए आदमी विद्या के साथ टची होने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से विद्या ने उसे खींचकर तमाचा मार दिया था, इसीलिए ट्रेन के सारे पैसेंजर्स ने उस आदमी को बहुत जलील करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। जैसी इन्फॉर्मेशन शालिनी ने दी थी वैसी ही इन्फॉर्मेशन थिएटर के बाहर 2 लड़कों ने दी थी, इसलिए इंदिरा शालिनी की मदद से उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कह देता है। वहीं दूसरी तरफ अभी एक होटल में खाना खाने के लिए जाता है। वहां एक आदमी आकर उसके लुक्स की तारीफ करने लगता है और फिर अभी से खाने का ऑर्डर ले लेता है। अभी उसे अपना ऑर्डर देता है और पैसे भी एडवांस में दे देता है। फिर वह बैठकर अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कोई खाना लेकर नहीं आता, इसीलिए वह उस आदमी को ढूंढने लगता है। जब वह आदमी मिलता है तो अभी उससे पूछता है, मेरे पैसे कहाँ हैं? तूने उन पैसों का क्या किया? क्योंकि वे लोग एडवांस के पैसों से दारू पी रहे थे। वे लोग न सिर्फ पैसे ले गए थे बल्कि उसी के पैसों से अभी को दारू ऑफर कर रहे थे। इसकी वजह से अभी गुस्सा हो जाता है और पास ही रखी बोतल से उसका सिर पर मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि अभी पुलिस स्टेशन में खड़ा है क्योंकि जिसे उसने मारा था वह एक MLA का ड्राइवर था। हेड कांस्टेबल काली से पूछता है अब इसका क्या करना है, तो काली नाम, पता और सिग्नेचर लेकर उसे छोड़ देने के लिए कहता है। कली बाहर जा रहा था इसलिए वह जाते जाते हेड कांस्टेबल से पूछ लेता है, तुम इसे सब निकलवा दोगे ना? कांस्टेबल बोलता है, हाँ मैं निकलवा दूंगा। इसके बाद हेड कांस्टेबल उसे डंडे मार मारकर उसकी सारी डिटेल्स लेने लगता है और कहता है अपने आप को गुंडा समझता है। जब अभी अपना नाम बताता है तो हेड कांस्टेबल उसका नाम सुनकर तंज कसता है। ये कैसा लड़कियों जैसा नाम है?
है। इसकी वजह से अभी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। हेड कांस्टेबल उसे सुबह तक घुटने टेक कर बैठने के लिए कह देता है। अगली रात कली को स्केच आर्टिस्ट शलिनी ने जो बताया था उस आधार पर स्केच बनाकर देता है। काली जैसे ही स्केच देखता है उसे याद आता है कि पिछली रात यही तो वह आदमी था जिसे उन्होंने रेस्तरां से पकड़ा था। इसलिए काली तुरंत हेड कांस्टेबल को कॉल लगाकर बताता है कि यही वह सीरियल किलर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उस समय हेड कांस्टेबल अपने घर जा रहा होता है, लेकिन काली के बताने पर वह स्टेशन वापस आने के लिए निकल जाता है। जब वह स्टेशन जा रहा होता है तो बीच रास्ते में अभी उस पर हमला कर देता है। अभी लोहे की रॉड से हेड कांस्टेबल को बहुत मारता है, लेकिन हेड कांस्टेबल जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और काली को कॉल लगाकर बताता है कि वह किलर उसके पीछे पड़ गया है। फिर हेड कांस्टेबल के बताए लोकेशन पर जाने के लिए इंदिरा और कली निकल जाते हैं। इंदिरा लोकेशन पर पहुंचकर हेड कांस्टेबल को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हेड कांस्टेबल कॉल नहीं उठाता। वहीं इंदिरा को हेड कांस्टेबल की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अकेला ही हेड कांस्टेबल को ढूंढने निकल जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर उसे हेड कांस्टेबल मिलता है। तभी वहां अभी भी आ जाता है और इंदिरा पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच भयंकर फाइट होने लगती है। पहले तो अभी इंदिरा को बहुत मारता है क्योंकि उसे कुछ दिखता नहीं था, लेकिन इंदिरा अपने कानों का इस्तेमाल करके पता लगाने लगता है कि अभी कहां है। जैसे ही वह उसके क्लोज आता है इंदिरा भी उसे मारने लगता है। मारते मारते इंदिरा उसे लॉक पोजीशन में होल्ड करके रख लेता है। वहीं काली ने जो बैकअप मंगवाया था वह पुलिस फोर्स आ जाती है और अभी को पकड़ लेती है। अगली सुबह नगेंद्रा सबसे पहले कली को चिल्लाता है, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, तुम्हें सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। इंदिरा भी कहता है, अब मैंने आपको मर्डरर पकड़कर दे दिया है, अब वह छूटना नहीं चाहिए। नगेंद्रा और उसकी टीम अभी को बहुत टॉर्चर करने के बाद उसे 4 लोगों की फोटोज दिखाकर पूछताछ शुरू करते हैं। अभी अपना पूरा नाम अभिमन्यु बताता है और कहता है, ये 4-5 नहीं, मैंने तो 28 मर्डर्स किए हैं। यह सुनकर तो सारी पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है। उसने बचपन में अपने स्कूल टीचर से शुरुआत की थी और धीरे धीरे उसने बहुत लोगों को मार दिया था। पिछले 4 केसेस में ही उसने हाथ पब्लिक किए थे। बाकी केसेस के बारे में अभी तक पुलिस को पता ही नहीं था। वह कहता है, मुझे जब भी कोई इरिटेट करता है मेरा हाथ शिवर होने लगता है और उसके बाद मैं नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। अभी जब कायल की फोटो देखता है तो पुलिस वालों से कहता है, इतनी सुंदर लड़की को कौन मार सकता है, मैंने तो इसे नहीं मारा। मैं कसम खाकर कहता हूं, तुम पुलिस वालों से कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा तो वह केस भी मुझ पर डाल दोगे क्या। ये सब बाहर बैठा इंदिरा सुन रहा होता है और यह सुनकर उसकी भी हालत खराब हो जाती है कि अगर अभी ने कायल को नहीं मारा तो किसने उसकी वाइफ को मार दिया। पुलिस कांस्टेबल पूछता है, तो फिर चौथा कौन था जिसे तुमने मारा। तब पता चलता है कि चौथा वही था, एमएलए का ड्राइवर, जिसने उसके पैसे ले लिए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है क्योंकि 28 मर्डर्स कोई मामूली बात नहीं थी। इसीलिए नगेंद्रा इंदिरा पर शक करने लगता है कि कहीं कायल के मर्डर के पीछे उसी का हाथ तो नहीं। इसीलिए वह काली से कहकर इंदिरा को चुपचाप वहां से ले जाने के लिए कहता है। अब इंदिरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी हमें एक लड़के का वीडियो सीन दिखाया जाता है जो बहुत हंस रहा होता है। इंदिरा अभी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, इसलिए वह जेल वार्डन को रिश्वत देकर अभी से मिलने के लिए अंदर पहुंच जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा। लेकिन अभी यहां भी उसकी पत्नी को मारने से इनकार कर देता है और कहता है, अगर इतनी सुंदर लड़की होती तो मैं उसे ऐसे थोड़ी मारता, थोड़े मजे करने के बाद मारता। यह सुनकर इंदिरा को गुस्सा आ जाता है और वह ब्लेड निकालकर अभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभी ही उसे मारने लगता है और जकड़ लेता है। इसकी वजह से सारे पुलिस वाले भागते भागते अंदर आते हैं और इंदिरा को छुड़वाकर वहां से ले जाते हैं। वहीं नगेंद्रा देख लेता है कि इंदिरा जेल के अंदर गया था, इसीलिए वह वार्डन से पूछता है, तुमने पैसे लेकर इंदिरा को अंदर आने दिया ना। वार्डन कुछ नहीं बोलता। नगेंद्रा समझ जाता है, इसीलिए नगेंद्रा इंदिरा के केस डिटेल्स मंगवाता है, जिसमें एक छोटा सा केस निकलता है कि इंदिरा ने अपनी मेड के बारे में कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी कि उसने उनके घर से कुछ सोने की चीजें चुरा ली थी। नगेंद्रा उस मेड के एरिया में जाकर पता करता है। उसे पता चलता है कि वह अनाथ थी, लेकिन उस एरिया में उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। पर पता नहीं क्या हुआ कि वह अचानक गायब हो गई और उसका घर भी अभी तक बंद है। इसलिए पुलिस उस मेड का घर तोड़कर अंदर घुस जाती है। पुलिस को वहां कमरे में वही लड़के की फोटो दिखती है जिसे हमें बीच में दिखाया गया था, साथ में एक लड़की भी थी। इसलिए नगेंद्रा डॉग स्क्वाड को बुला लेता है। फिर कमरे में रखे कपड़ों को सूंघाकर कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इंदिरा अपने कमरे में सो रहा होता है। उसे कायल की यादें आ रही थी और वह अपनी यादों में कायल का हाथ पकड़ रहा होता है। तभी उसकी नींद अचानक खुल जाती है और वास्तव में ही कायल का कटा हुआ हाथ उसके बगल में पड़ा होता है। इसे देखकर इंदिरा बहुत डर जाता है और वह हाथ उठाकर फेंक देता है। तभी घर में जोर से साउंड स्पीकर बजने की आवाज आने लगती है। इंदिरा तुरंत वहां जाकर साउंड स्पीकर निकालकर फेंक देता है। अब उसे कानों में किसी की रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, प्लेट गिरने की आवाज और सामान गिरने की आवाज आने लगती है। इंदिरा बहुत घबरा रहा होता है। इसके बाद वह अपने रूम में जाकर अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है और चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग करके कहता है, कौन है, दम है तो बाहर आ। तभी हमें फिर वही लड़का इंदिरा के पीछे खड़ा दिखता है जो उसे मारने लगता है। उस लड़के को पता था कि
इंदिरा को दिखता नहीं है और वह इसी का फायदा उठाकर इंदिरा को मारता रहता है। इंदिरा पूछता है, वो तुम कौन हो? तो वह लड़का कहता है, मधी। जिसे सुनकर इंदिरा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नगेंद्र को एक बॉडी मिलती है जो सुनसान फॉरेस्ट के बीच में दफन थी। अब सीन कुछ महीने पहले शिफ्ट होता है, जहां माधी नहा धोकर पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है। वहां भद्रा आ जाता है, वही लड़का जो इंदिरा को मार रहा था। माधी भद्रा के लिए प्रार्थना कर रही थी कि वह हमेशा खुश रहे और उसे हमेशा उसकी मनचाही चीजें मिले। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए भद्रा उसे बार बार पूछता रहता था, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी पत्नी बन जाओ। लेकिन माधी को भद्रा का लेट नाइट काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वह भद्रा को मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने के लिए कहती थी। फिर वे बात करते करते इंदिरा के अपार्टमेंट में काम करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन उसी के पीछे पीछे भद्रा भी पाइप के सहारे चढ़कर कैमरास से बचकर पहुंच जाता है। भद्रा हमेशा ऐसा ही करता था, जिससे माधी भी परेशान थी। वह कहती थी, तुम यहाँ आ जाते हो, अगर मालिक आ गए तो हम लोग बहुत गंदे तरीके से फंस जाएंगे। भद्रा कहता था, मैं रात भर काम करता हूँ तो दिन में तो तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करूंगा ना, मैं इस जगह को अच्छे से जानता हूँ और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। फिर वह मधी से कहने लगता है, अगर मैं अपनी शिफ्ट चेंज कर लूंगा तो मेरे साथ शादी कर लोगी ना? मधी कहती थी, तुम्हें मेरा इंस्वेयर बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए भद्रा उसे 5 मिनट के लिए एक जगह ले जाता है, जहां वह बताता है, मैं 14 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम से बहुत परेशान रहता था, लेकिन डेस्टिनी ने मुझे तुम जैसी एंजल दे दी है। मधी की भी बचपन से एक इच्छा थी कि वह जिससे भी शादी करे वह उसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि उसे बचपन से प्यार नहीं मिला था। फिर दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन जब वे बाजार से चूड़ियां खरीद रहे होते हैं, तब भाद्रा देखता है कि सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। उसे देखकर भाद्रा बहुत डर जाता है और उसे कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन पुलिस वाला उसके बगल से निकल जाता है। मधी जब भाद्रा को इस हालत में देखती है तो उसे काल्म करने की कोशिश करती है। घर जाकर भाद्रा अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाता है, मैं श्रीलंका से यहाँ रेफ्यूजी की तरह आया था। हम लोग रामेश्वरम में एक कैंप में रहते थे, जहाँ मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से वह मर गई थी। अब मेरे पास न खाने के लिए कुछ था न रहने के लिए, इसलिए मैंने खाने की तलाश में एक होटल से खाना चुरा लिया था, जिसकी वजह से पुलिस ने मुझे बहुत मारा था। इसलिए मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। मधी उसे शांत करती है और कहती है, तुम रो मत, मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अगले दिन भी जब मधी इंदिरा के घर में काम कर रही होती है तो भाद्रा छुपते छुपाते फिर से इंदिरा के घर के अंदर आ जाता है, लेकिन आज वह मधी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया था, अपनी माँ का मंगलसूत्र। वह मधी को यह गिफ्ट देता है, जिसे देखकर मधी बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, तभी घर की घंटी बजती है, जिसे सुनकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं। भाद्रा वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि बिल्डिंग के नीचे लोग खड़े हैं, जिसकी वजह से वह अब वहां से नहीं भाग पाएगा। इसीलिए भाद्रा इंदिरा के घर में एक ऊपरी शेल्फ पर चढ़कर बैठ जाता है। वहीं इंदिरा भी बहुत जोर से गेट खटखटाता है। जैसे ही मधी गेट खोलती है, इंदिरा उस पर चिल्लाने लगता है। भाद्रा की भी हालत बहुत खराब हो जाती है जब वह इंदिरा को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखता है। फिर इंदिरा गुस्से में माधी से दारू की बोतल लाने के लिए कहता है। जब माधी वह दारू की बोतल लेकर आ रही होती है तो उसके हाथ से बोतल गिरकर टूट जाती है। इस गुस्से में इंदिरा मधी को जोर से तमाचा मार देता है। मधी का सिर शेल्फ से टकराने की वजह से वह मर जाती है। ये देखकर इंदिरा की भी हालत बहुत खराब हो जाती है और वह अपने आप को दोष देने लगता है। ये सब भाद्रा की आंखों के सामने होता है। थोड़ी देर बाद कायल भी टेंपल से प्रार्थना करके आ जाती है। वह इंदिरा के लिए प्रेयर करने गई थी, क्योंकि उसने हाल ही में एक्सीडेंट किया था। लेकिन इंदिरा की हालत बहुत खराब देखकर कायल उससे पूछती है, क्या हुआ? तब इंदिरा सारी बात कायल को बता देता है। कायल को बहुत गुस्सा आता है, पहले तो एक्सीडेंट और अब मधी को भी मार दिया। इंदिरा कायल को समझाने की कोशिश करता है, ये गुस्से में हो गया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। कायल गुस्से में इंदिरा को डांटने लगती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतना पिया मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ और तुम्हारे लिए पूजा करने मंदिर गई थी, लेकिन अब तुमने एक और कांड कर दिया। इंदिरा कायल से सॉरी कहता है और कहता है, मैं खुद जाकर सरेंडर कर दूंगा, सब चीज सॉल्व हो जाएगी। इससे कायल और गुस्सा हो जाती है और कहती है, इससे तुम्हारा मर्डर का टैग हट जाएगा क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या करो, लेकिन तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें जेल में तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। इसलिए इंदिरा ने माधी की बॉडी को एक बैग में डालकर सुनसान फॉरेस्ट में जाकर दफना दिया था। ये सब भाद्रा अपनी आंखों से देख रहा था। इंदिरा के घर से जाने के बाद भाद्रा बहुत ज्यादा रोता और चिल्लाता है। भाद्रा चाहता तो उसी दिन दोनों को मार सकता था, लेकिन वह उन दोनों को अपने जैसा तड़पता हुआ देखना चाहता था। भाद्रा कई दिनों से इंदिरा के घर में ही छुपकर वहीं रहता था, वहां खाता था, रहता था, उनके पास बैठता था, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। भाद्रा के लिए मधी ही सब कुछ थी और उसी को इंदिरा ने उसके सामने मार दिया था, इसलिए भाद्रा बदला लेना चाहता था। भाद्रा मोर्चरी में काम करता था और वहां जो केमिकल मिला था उसने इंदिरा की बोतल में डाल दिया था, जिसकी वजह से इंदिरा की आंखों की रोशनी चली गई। इंदिरा को अपनी आंखों के सामने तड़पता देख उसे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसके लिए इतनी खुशी काफी नहीं थी। इसीलिए उसने कायल को मारने का प्लान बनाया। जब इंदिरा लोग घर में नहीं होते थे तब वह न्यूज़पेपर पढ़ता था और न्यूज़पेपर में ही उसे सीरियल किलर की सारी इंफॉर्मेशन मिली थी। इसी तरीके से उसने कायल को मार दिया। कायल को मारने के बाद इंदिरा को तड़पता हुआ भाद्रा अपनी आंखों
आंखों के सामने देख रहा था, जिससे उसे बहुत खुशी हो रही थी। भाद्रा इंदिरा को ताने मारता है, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी पत्नी को मार रहा था तब उसने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं पुकारा। पता है क्यों? क्योंकि उसे भी पता था कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इंदिरा को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इंदिरा अपने कानों का इस्तेमाल करके भाद्रा की लोकेशन पता करता है और उसे मारता रहता है, लेकिन एक समय के बाद इंदिरा बहुत हावी हो जाता है। वह भाद्रा को मारने वाला होता है लेकिन फिर छोड़ देता है। वह कहता है, जो भी हुआ वह मेरे गुस्से की वजह से हुआ। लेकिन इसमें कायल की क्या गलती थी? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारकर संतुष्ट हो सकते हो तो तुम मुझे खत्म कर दो, क्योंकि मेरे लिए तो कायल ही सब कुछ थी। अब मेरी लाइफ भी खत्म हो चुकी है। अब सीन कुछ हफ्तों बाद शिफ्ट हो जाता है, जहां इंदिरा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और उसे फिर से दिखने लगता है। इसके बाद इंदिरा अपना सारा सामान पैक करके वह घर खाली कर देता है ताकि उसे यहाँ जो भी हुआ उसकी यादें ना आए। जब वह घर छोड़कर जा रहा होता है तब नागेंद्र आता है और उससे पूछता है, तुम्हें माधी तो याद ही होगी जो तुम्हारे यहाँ काम करती थी, क्या तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या हुआ? इंदिरा कह देता है, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। नागेंद्र कहता है, मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन करके कातिल को जरूर पकड़ लूंगा। चाहे जिसने पाप किया है उसे सजा मिल गई हो, लेकिन पुलिस उसे कभी छोड़ेगी नहीं। यह सिद्ध इशारा इंदिरा के लिए था। नागेंद्र को भी पता था कि इसमें इंदिरा का ही हाथ है, लेकिन उसके पास अभी प्रूफ नहीं था। जब इंदिरा घर छोड़कर जा रहा होता है तब उसे भाद्रा भी घर के बाहर दिखता है। भाद्रा कहता है, तुम जैसे पापी को मारना नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ का नर्क देखना चाहिए। तुम जब तक जियोगे तब तक तुम डेथ को एक्सपीरियंस करोगे और इसी में मैं हमेशा खुश रहूंगा। यहीं पर अब मूवी खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।